ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है बच्चों क्या होती है, 2। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 19 के बाद क्या होती है 23, और 23 के बाद क्या होती है बच्चों 29। तो देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, इनका औसत देखो क्या होगा। सभी को ऐड करेंगे तो 2 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18 18 3 21 21 7 28 9 37 3 40 and 9 49 49 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 कितना था 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12। कितना हो गया 129। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज बच्चों क्या आ जाएगा 12.9। ये तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया 12.9 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं 2 अंकों की। अब 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे पहली अभाज्य नंबर क्या मिलेगी 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, है ना। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब इनको देखो, इनका सम करेंगे 1 3 4 4 7 11 11 9 20 23 23 and 9 32 133 and 7 40 और 4 44 हो गया। 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 and 26। ये हो गया है ना। अब इनका एवरेज निकालना है तो इसको भी क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 26.4। बच्चों प्रथम जो 10 अभाज्य संख्या हैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या आ रहा है 12.9 आ रहा है। और इसके बाद जो आगे 10 2 डिजिट की प्राइम नंबर्स ली गई हैं 11 से शुरू होंगी और 10 इस तरीके से आएंगे, इनका एवरेज कितना आ रहा है 26.4 आ रहा है। इन दोनों का अंतर पूछा गया था तो देखिए 26.4 और 12.9 इनका डिफरेंस माइनस कर देंगे। 14 में से 9 कितना आ गया 5, यहाँ बचा 5 5 में से 2 3, यहाँ बचा 1 13.5 13.5 देखिए कहाँ पर आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने कितना शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। फर्स्ट में क्या है प्रथम 10 प्राइम नंबर्स हैं, प्रथम मतलब शुरुआत से ही लेना है। फिर इसमें 10 प्राइम नंबर्स ली गई लेकिन सभी 2 डिजिट की हैं, तो 2 डिजिट की जो पहली नंबर आती प्राइम नंबर वो क्या आती है 11 से, तो इस तरीके से लिया गया है। तो 10 नंबर यहाँ पर, 10 नंबर का एवरेज इतना आया, 10 प्राइम नंबर्स यहाँ पर, इनका एवरेज इतना आया, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये था क्वेश्चन। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट। द साइड BC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC is divided into 4 parts at P, Q and R respectively if
AP स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर देन N इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक का राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पर समकोण है, साइड BC ऑफ राइट एंगल। देखिए ABC इक्वल 90 डिग्री मतलब B पर समकोण, तो इस तरीके से ये हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये B पर समकोण है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। फिर कह रहा है BC इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एट P, Q एंड R। P, Q एंड R, BC पर 3 पॉइंट है P, Q, R और इसके द्वारा इसको 4 भागों में डिवाइड किया, तो ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, है ना। अब ऐसे मिला दो तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, है ना। चलिए, यदि AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल 3B स्क्वायर इक्वल 17NA स्क्वायर है तो N किसके समान होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये एंगल B है तो ये हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये B है। ये आपका C कोण, तो ये C हो गया और ये A कोण के सामने, तो ये पूरा कितना हो गया A। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है A। अगर ये A है तो ये पार्ट कितना होगा A/4, ये भी कितना होगा A/4, ये भी बच्चों कितना होगा A/4 और ये भी कितना होगा A/4। 4 इक्वल पार्ट्स में है ना, देखो ये तो लिखा है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 समान भागों में विभाजित किया गया। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा A/4, यहाँ से यहाँ तक भी A/4, यहाँ से यहाँ तक भी A/4, ये A/4। इतनी बात क्लियर। अब चलिए, अब हम एक बार ट्रायंगल लेते हैं ABP। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में देखो इसका जो स्क्वायर होगा AP स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AP स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है A/4, A/4 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 16। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। फिर ले लेते हैं ट्रायंगल ये वाला, ये वाला। आपकी बार ABP लिया था, आपकी बार ले लेते हैं ABQ। इन ट्रायंगल ABQ, आपकी बार ABQ ट्रायंगल में, तो ABQ जब लेंगे तो इसमें इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो AQ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये तो वही है C, लेकिन इसका स्क्वायर देखो A/4 ये है, A/4 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया A/4 प्लस A/4, A/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, मीन्स ये हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर/4 हो गया। हुआ। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, आपकी एक बार ये ट्रायंगल ले चुके हैं, फिर ये ले चुके हैं, तो आपकी बार ये वाला ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABR, इन ट्रायंगल ABR क्या हो जाएगा ABR मीन्स इसका स्क्वायर मीन्स AR का स्क्वायर, AR का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा C स्क्वायर प्लस आपकी बार यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो A/4 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 3A/4 हो गया, तो 3A/4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 9A स्क्वायर अपॉन 16, ये हो गया। अब देखो बच्चों तीनों चीज़ें आ गई, AP स्क्वायर भी आ गया, AQ स्क्वायर भी आ गया, AR स्क्वायर भी आ गया, AP स्क्वायर AQ स्क्वायर ये आ गया। अब सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग ऑल थ्री, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे क्या है देखो C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर ये ऐड हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिखें 3 टाइम्स C स्क्वायर हो गया 3C स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा
ए स्क्वायर 16, ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9 ए स्क्वायर अपॉन 16, ये हुआ। क्लियर, ये हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये किसके इक्वल दिया, 3b स्क्वायर प्लस 17 na स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा नाउ 3c स्क्वायर और c स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या होगा, बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होगा ना। तो जहाँ पर सी स्क्वायर लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जहाँ पर 3c स्क्वायर लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। प्लस ये हो जाएगा बच्चों, इसको एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9 ए स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल, ये चीज़ बताओ किसके इक्वल दिया है भाई, ये चीज़ इसके इक्वल दिया और इसकी वैल्यू ही तो ये है, तो ये इक्वल ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर प्लस 17 na स्क्वायर, ये होगा। अब बच्चों अगर हम ब्रैकेट खोलें कि क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस ये ऐसे लिखा रहा ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9a स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 3b स्क्वायर प्लस 17 na स्क्वायर, ये हो गया। अब इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इतने को बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए हमें वैल्यू n की निकालनी है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहा, इसके अपन में 1 मान लेते हैं, प्लस a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9a स्क्वायर अपॉन 16 है ना, इक्वल 17 na स्क्वायर। इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 एलसीएम आ गया तो ये कितना है 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल 17 na स्क्वायर, ये तो आया। अब देखो 9a स्क्वायर 4a स्क्वायर 9 4 13 114a स्क्वायर माइनस 48 है, प्लस का 14 है माइनस का 48 स्क्वायर है तो माइनस का 34a स्क्वायर आएगा अपॉन 16 इक्वल 17 na स्क्वायर, ये आ गया। अब a स्क्वायर से बच्चों a स्क्वायर ये कैंसिल, 17 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया -2। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/16 मतलब माइनस का 1/8। इस तरीके से n की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/8। और यहाँ पर देखिए माइनस का 1/8 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये था क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, बट क्वेश्चन बहुत नायाब है, बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, करके मजा आ गया भाई। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक अप्रोच को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस एक बार ये देखना था। एक बार हमें ये ट्रायंगल लेना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, फिर एक बार ये ट्रायंगल लेना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, फिर एक बार ये ट्रायंगल लेना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये जो है BC इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया था। तो अगर ये पूरा A है तो ये पार्ट यहाँ से a/4, ये a/4, ये a/4, ये a/4। तो जब ये पहला पार्ट लेंगे तो a/4 होगा, जब ये लेंगे तो a/4 प्लस a/4 हो जाएगा, ये यहाँ तक लेंगे तो a/4 प्लस a/4 प्लस a/4। इस तरीके से तीनों में सेट करके इसको क्या कर लिया गया, सॉल्व कर लिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 100% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों n इक्वल -1/8।
उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ इस क्वेश्चन की यहाँ पर समझ गए, क्योंकि कैलकुलेशन का एक एक पार्ट जरा सा भी छोटे से छोटा पार्ट भी करके आपको बता रहे हूँ, इसलिए आपको कहीं कोई इनकम्फर्ट नहीं फील हो रहा होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल ए माइनस टेन एक्स, देन ए इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल क्या गिवन है, a माइनस टेन एक्स, ये गिवन है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स लिखा है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये लिखा है, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस टेन एक्स हुआ। अब बच्चों ये क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल a माइनस टेन एक्स हो गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल a माइनस टेन एक्स, a माइनस टेन एक्स। चलिए अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल a माइनस टेन एक्स, यही तो आएगा। चलिए अब अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल क्या हो गया a माइनस टेन एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक एक्स इक्वल साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स इक्वल क्या हो गया a माइनस टेन एक्स हुआ। अब बच्चों यहाँ से टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई सेक एक्स, तो a की वैल्यू क्या आ रही है सेक एक्स, a की वैल्यू क्या आ रही है सेक एक्स। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा a की वैल्यू पूछी गई थी, तो a का मान क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ रही है सेक एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर बस हमने क्या काम किया, जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिखा था, तो हमने क्या किया, जो नीचे लिखा था 1 प्लस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद बस धीरे धीरे सॉल्व करते गए और लास्ट में आके इंडिविजुअल पार्ट कर दिए, मतलब पार्ट अलग अलग कर दिए, मतलब ये अपॉन ये कर दिया, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आंसर क्या आ गया सेक एक्स। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A shopkeeper bought an article for ₹100 and marked its price 25% above the cost price. How much discount percent he should announced in order to make a profit of 15%? एक दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। देखिए 100 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब इस पर 25% ज़्यादा लिख दिया, मतलब इस पर लिखा कितना 125 रुपये, तो ये क्या बन गई मार्केट प्राइस। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, खरीद कर लाया 100 रुपये में, लेकिन उस पर 25% बढ़ा कर लिख दिया, मतलब 125 रुपये लिख दिया। फिर कह रहा वो कितना इस पर छूट दे, जो छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। डिस्काउंट ऑलवेज बी कैरीड ऑन एमआरपी, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जो छूट होती, जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे ऑफर होता है एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है एमआरपी पर। तो देखिए अब हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपये खर्च किए थे, 15% प्रॉफिट,
तो 100 का 15% मतलब 15 रुपये प्रॉफिट के चाहिए, मतलब हमको बेचने पर कितने रुपए मिलने चाहिए? 115 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 115 रुपये। बच्चों से 115 रुपये में सेल करना है, जबकि एमआरपी क्या लिखी है? एमआरपी लिखी है कितनी? 125। सेल करने पे मिलने कितने? 115 रुपये। तो 10 रुपये की छूट दी जा रही, 10 रुपये की छूट दी जा रही कितने पर? 125 पर। क्यों? क्योंकि जो छूट होती है वो एमआरपी पर काउंट होती है, तो 10/125 इंटू 100 करना है। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 5, 5 दूनी 10, 2 चौको 8%, मतलब उसको कितनी छूट की घोषणा करनी चाहिए? 8%। क्लियर है ना? अब ये 10 कहाँ से आया? 125 वाली चीज़ 115 में, 125 माइनस 115 है ना, तो कितना आ गया? 10 रुपये का डिस्काउंट। 10 रुपये का डिस्काउंट देना है कितने पर? 125 रुपये पर। तो 10/125 इंटू 100, तो इस तरीके से उसको कितने परसेंट डिस्काउंट का ऑफर देना चाहिए? 8% का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बहुत आसान भी था। तो देखिए क्या करना था यहाँ पर, फिर से एक बात समझ लो, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन बढ़ा दिया 25%, मतलब उस पर लिख दिया 125। अब बेचने पर उसको 15% का लाभ मिलना चाहिए, मतलब 100 रुपये की चीज़ के कितने रुपए मिलने चाहिए? 115 रुपये। तो 100 रुपये की चीज़ की 115 रुपये, लिखा है उस पर 125, लेकिन बेचने पर वो कह रहा है हमको 115 रुपये दे दो, तो छूट दे रहा है, तभी तो कह रहा है 115 रुपये दे दो। तो कितने % छूट दे रहा है? तो देखो 125 से 115 कितना कम है? 10 रुपये उसने छूट के नाम पर कम कर दिए, तो 10 रुपये के छूट के नाम पर कम कर दिए, तो 10 रुपये की छूट दी जा रही कितने पर? 125 पर। तो ये काउंट करना कि जो 10 रुपये है वो 125 का कितना है? तो 10/125 इंटू 100, तो कितना आ गया? 8%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 8%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of a rate of R per square unit. But while doing the work, the length of the portion got increased by 10% and the breadth by 8%. Over and above this, there was an increase in the cost of the repair work to the extent of 15%. What was the overall percentage increase in the cost of repair overall the estimate? एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए व्यय का आकलन 8 रुपये प्रति वर्ग इकाई की दर से आधार पर निर्धारित किया गया था, किंतु कार्य करते समय उस भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ गई। इसके अतिरिक्त मरम्मत कार्य की लागत में भी 15% की वृद्धि हो गई। तो मरम्मत की लागत में शुरुआत के आकलन के ऊपर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन बेशक 6 लाइन 7 लाइन का लिखा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। बस आपको केवल डेटा पर ध्यान देना है कि 10% बढ़ा, 8% बढ़ा और 15%, और ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है ना। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए अगर हम प्रारंभिक लागत मान लें कितनी है? 100 रुपये। प्रारंभ में हमने ये एस्टिमेट किया कि 100 रुपये लगने थे, लेकिन अब क्या हुआ? पहले 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 110% हो जाना, तो 110/100। फिर कितना बढ़ा है? 8%, तो 108/100 हो गया, 108/100 हो गया। फिर कितना बढ़ा है? 115% हो गया, 115/100। बस इसको सॉल्व करना। तो ये 100 से बच्चों 100 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर लिया, 5 से डिवाइड किया तो ये 23 हो गया, 5 से डिवाइड किया तो ये 20 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 27 करो पहले, तो 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 एंड 7 29 इंटू 23 अपॉन 10 5 जा 50। बस इतने को सॉल्व करना है। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको जरा, तो कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 2 29, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 इंटू 2 7 जा 14 1, 2 9 जा 18 1 19 1, 2 2 जा 4 1 5, 1 9 4 13
9918516। तो ऊपर का जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आ गया 6831 अपॉन 50। अब 50 से बस डिवाइड कर देना, 50 से डिवाइड करो 6831 51 तो कितना हो जाएगा 50 से डिवाइड करेंगे 50 18 3 तो वो ये हो जाएगा 150, इधर क्या बचेगा 33 और ये 1 तो 6 तो 300 और फिर बचेगा 31106 हाँ 136.6 हो जाएगा। मतलब जो 100 रुपीज़ की लागत थी वो फाइनल कितनी बन रही है 136.6 बन रही है। 100 वाली चीज़ 136.6 बन गई, मतलब 36.6% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ओवरऑल जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई 36.6%। और 36.6% देखो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसा तरीका आपको बता दिया कि भले ही 7-8 लाइन का क्वेश्चन था लेकिन 1 लाइन का क्वेश्चन बना कि नहीं बना भाई। एस्टिमेट हमने मान लिया प्रारंभिक कितना था 100, इसके बाद 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया। एक चीज़ 8% बढ़ गई 108/100 हो गया। फिर ओवरऑल एस्टिमेट 15% बढ़ गया तो 115/100 हो गया। बस इतने को सॉल्व कर लेना था, सिंपल सा बस गुणा भाग करना था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना था, सॉल्व कर लिया तो फाइनल 100 की जगह कितना खर्चा आ रहा है 136.6। 100 रुपये का एस्टिमेट बनाया था लेकिन आ रहा है खर्च एक्चुअल में कितना 136.6। तो कितने परसेंट बढ़ गया 36.6% बढ़ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों 36.62%। तो ये था आपका 1 लाइनर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A borrowed a sum of ₹3,000 from his friend B on 31st December 2007 on the condition that he would return the same after 1 year with simple interest at 15% per annum. However, A gets into a position of returning the sum on 31st August 2008. How much amount had A returned to B? A ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र B से 3,000 रुपये की धनराशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से लौटा देगा, किंतु ए 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। तो ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी, देखियो वो कब लौटाने की स्थिति में आ गया 31 अगस्त 2008 को ही लौटाने की स्थिति में आ गया। तो उसने कहा अभी पैसा दे देंगे, तो इतने दिन का देख लो कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। पहले तो दिन पता कर लो कितने दिन बन रहे हैं। तो देखो 2008 की अगर हम बात करें ईयर 2008 तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, है ना। चलो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फेब में 2008 ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब लीप ईयर होगा, मतलब फेब 29 डेज की होगी। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन। सबको ऐड करो कितने दिन हो गए 1 1 9 10 10 1 11 11 11 1 12 12 2 14 4, है ना। और ये हो जाएगा 321 2 23 1 24 244 डेज। टोटल कितने डेज बन रहे हैं 244 डेज। तो अब इतने दिन का इंटरेस्ट काउंट कर लो। तो SI इक्वल क्या होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल बच्चों कितना लिया था उसने 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15% इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है 244 दिन। 244 इसको बटे 365 करेंगे क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, अपॉन 100 करते ही करते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको ऐसे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 6 बचेगा, नहीं 5 से डिवाइड कर लेंगे 15, हाँ 5 से डिवाइड कर लो तो 3 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35,
और 5 ते 15, ये आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम 7 त्रिका 21, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 90 इंटू 244/73, है ना। तो ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 300, लगभग 300, अप्रॉक्स 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 अप्रॉक्स। तो उसको कुल कितना लौटाना पड़ेगा, 3000 तो उसने लिया था और 300 रुपये ब्याज के बन रहे हैं लगभग, तो कुल मिलाकर कितना वापस करना पड़ेगा, 3300 रुपये। कितना वापस करना पड़ेगा, 3300 रुपये। और 3300 रुपये देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ₹3300। बात समझ में आई। हमें यहाँ पे क्या करना था, 31 दिसंबर 2007 को लिया था पैसा और 31 अगस्त 2008 को वापस कर रहे हैं। तो 31 अगस्त 2007 को तो लिया था, तो वो दिन छूट जाएगा। 1 जनवरी से ब्याज की काउंटिंग होगी, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई और 31 अगस्त तक का पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो देख लो टोटल दिन कितने बने, 244 दिन बने। तो 244 का ब्याज काउंट कर लो, 244 दिन का, 244 को साल में बदलेंगे तो 244/365 हो जाएगा। और फार्मूला आप सबको पता होता है, SI इक्वल क्या होता है, PRT/100। इस तरीके से क्वेश्चन था, क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द डेटा ऑफ एनुअल इनकम एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एन IT ऑफिसर इन एन मल्टीनेशनल कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। दिया गया स्तंभ आरेख वर्ष 2012 से 2016 के दौरान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक IT अधिकारी की वार्षिक आय ए और वार्षिक व्यय के आंकड़े प्रस्तुत करता है। ये ए है, ये बी है, इस जो हल्का कलर है वो ए है, डार्क कलर बी है। किस वर्ष युग्म के लिए व्यय और बचत का अनुपात समान है, व्यय और बचत का अनुपात समान है। ठीक है, देखिए व्यय और बचत, आय क्या है, ए वाला ये आय है और ये क्या है, व्यय। ये आय है, ये व्यय है। तो पूछा क्या गया है, सेविंग्स, आय और व्यय, आय और व्यय का अंतर ही बचत होती है। तो देखो इसकी आय 6, बचत है 5, आय क्या है 6 और खर्च कितना है 5, तो बचत कितनी होगी 6 - 5 मतलब 1। यहाँ पर 7 और 5.5 का डिफरेंस 1.5 है कि नहीं। 8 और 6 यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1.5 और यहाँ पे कितना आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो देखो व्यय और बचत का जो अनुपात है, व्यय और बचत का अनुपात, अब व्यय और बचत देखनी है। व्यय और ये तो बचत हमने निकाल ली, अब यहाँ पर व्यय कितना है 5, बचत कितना है 1, तो यहाँ पर अनुपात क्या बनेगा 5/1 मतलब 5 हो गया। यहाँ पर देखो ये 5.5 है और बचत कितनी है 1.5, 5.5/1.5। यहाँ पर कितना है, ये 6 है, ये क्या है 2, 6/2 मीन्स 3 आ रहा है। यहाँ पर 7.5 और ये 1.5 मतलब कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और यहाँ पर ये 8 है, ये 2 है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मतलब सन 2012 और सन 2015 ये 2 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पर व्यय का और बचत का जो अनुपात है वो क्या है समान है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा 2012 एंड 2015। 2012 एंड 2015 कहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमें बचत देखनी थी। बचत हम कैसे निकालते हैं, ये क्या है इनकम, ये क्या है खर्च। इनकम और खर्च का अंतर बचत होती है, तो 6 और 5 का अंतर 1। इसी तरीके से यहाँ तो सब पहले हमने बचत देखी, जब बचत देख ली तब फिर हमने देखा कि व्यय और बचत का अनुपात क्या है। तो व्यय इसका ये है, बचत 1 है तो 5/1। इसका व्यय क्या है 5.5, बचत कितनी है 1.5। तो इस तरीके से इसको किया गया है, तब इसका आंसर आ पाएगा और इसका सही आंसर होगा 2012-2015। क्लियर। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 13 एंड 7? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 17 से पूर्णतः विभाज्य है? बच्चों 11, 13 और 7 से जो नंबर पूर्णतः विभाज्य होगी वो क्या होगी? जो इनका एलसीएम होगा। तो 11, 13 और 7 इनका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? इन सब का एलसीएम क्या होगा? 1001। कितना होगा? 1001। 11, 13 और 7 का जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1001। मतलब 1001 एक ऐसी नंबर है जो 11 से भी डिविजिबल होगी, 13 से और 7 से भी डिविजिबल होगी। और जब 1001 डिविजिबल होगी तो डेफिनेटली जो 1001 से डिवाइड होने वाली नंबर होगी वो भी तो इन सबसे विभाजित होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इनमें से देखो कौन सी ऐसी नंबर है जो 1001 से डिवाइड होगी। 1001 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए हमने पीछे भी एक बार पॉइंट बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं कि 1001 से वही नंबर डिवाइड होगी जैसे 6 डिजिट की नंबर है तो पहले 3 अंक और लास्ट 3 अंक बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर यहाँ पर देखो कोई है, यहाँ 259 3 डिजिट, ये देखो 3 डिजिट क्या बराबर है? नहीं। 259 248 क्या बराबर है? नहीं। 259 270 क्या बराबर है? नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 259 259 ये बराबर है, पहले 3 अंक और लास्ट 3 अंक बराबर है। इट मीन्स यही आंसर होगा। बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता दिया। जब 1001 से डिवाइड होने वाले नंबर 6 डिजिट की नंबर के लिए ये जरूरी कि उसके 3 अंक पहले वाले और 3 अंक आखिर वाले अगर बिल्कुल सेम हैं, जैसे यहाँ 259 259 259 259 पहले 3 अंक आखिर के 3 अंक बिल्कुल बराबर हैं, तो 100% ये नंबर 1001 से डिविजिबल होगी। और ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही आंसर इस तरीके से दिया होगा, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लोगे और सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ जाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों को क्या जाएगा? 259 259 बिना किसी कैलकुलेशन के, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।